नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। अब हम आधा घंटा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम की जो धुरी है वो 44 सेकंड का वीडियो है, मात्र 44 सेकंड का वीडियो। और 44 सेकंड में मोदी के राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब 44 सेकंड का वीडियो है, मोदी के राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ी हैं। तत्काल दिमाग में आएगा राहुल गांधी का वीडियो होगा, अखिलेश यादव का होगा। नहीं भैया, ये कंपनी का ही वीडियो है, सिस्टम का वीडियो है। उसी सिस्टम में एक राम माधव हैं, आप जानते होंगे, राम माधव, दत्तात्रेय होसबोले, ये सब कुल मिला के एक ही कंपनी, बड़ी कंपनी है। आरएसएस के बहुत प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। एक समय तो चप्पे चप्पे पे इनकी जो है ऊर्जा दिखती थी राम माधव की। अब ये अमेरिका में, पूरी कंपनी अमेरिका गई थी डंका बजाने। इसमें कौन कौन था? दत्तात्रेय होसबोले, राम माधव। और आप इससे इसकी समझ लीजिए महत्ता कि यहाँ पर जहां पे डंका बजाने गए थे, वहां पर इंडियन एम्बेसी के टॉप के ऑफिशियल्स मौजूद थे, वो भी आए थे वहां। यानी इस डंके के बाद भारत में बकायदे हो सकता है रोड शो वगैरह भी निकलता, हो सकता है। लेकिन टायर पंचर हो गया। वो जो रथ बना था, रथ का टायर किसने पंचर किया? संघ ने। आरएसएस बोला, ये मैं कह रहा हूं, आप खबर देखिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप टोक दीजिएगा। आरएसएस ने अमेरिका में बोला नरेंद्र सरेंडर। जो गई थी मोदी एंड कंपनी डंका बजाने के लिए, वो वहीं पर जो है ढोल जो है फटवा करके अपनी चली आई। गई थी डंका बजाने और ढोल फट गई। अब घूम घूम के माफी मांग रहे हैं, हेमंत भाई कहे ये सबसे बड़ी खबर है कि माफी मांग रहे हैं। यहां पर हम दोनों विचार नहीं मिला। हमने कहा यही तो खबर नहीं है कि ये माफी मांग रहे हैं। माफी मांगना कैसे खबर हो सकता है? भाजपा का या भाजपा के इकोसिस्टम का अगर कोई माफी मांगता है तो मेरे लिए खबर नहीं है। यह तो इनके रगों में दौड़ता है, सिंदूर नहीं दौड़ता, माफी रगों में, खून में माफी दौड़ता है। माफी मांगना इनके लिए न्यू नॉर्मल है। और न्यू नॉर्मल नहीं है, फिर मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, खुद को भी करेक्ट करना पड़ता है। इनके लिए ओल्ड नॉर्मल है, जिसको मेंटेन किए हुए हैं 100 साल से। 100 साल से मामूली बात है। 100 साल पुरानी हवेली को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। मेंटेनेंस में बहुत पैसा चला जाता है। राजे महाराजे आज की तारीख में अपना महल नहीं मेंटेन कर पा रहे। लेकिन ये माफी वाली जो इनकी संस्कृति है, 100 साल से इसको मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। अब आपको हम खबर पे आ जाते हैं, दिखा देते हैं। भैया शुरू करिए हेडलाइन से। आप देखेंगे शुरू में आपको लगेगा कि वाकई डंका बज रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि ढोल फटी हुई है। भारत ने 50% टैरिफ झेला, और क्या चाहिए? रूसी तेल पर अमेरिका में राम माधव ने दिया करारा जवाब। अब देखिए यहाँ पे ये सब करारा ही लिखेंगे, ये करारा ही लिखेंगे साहब। राम माधव ने दिया करारा जवाब। अब आगे बढ़िए, अभी आपको पता चल जाएगा करारा जवाब। देखिए, भारत ने 50% टैरिफ झेला, और क्या चाहिए? करारा जवाब पढ़िए नीचे। राम माधव ने इस दौरान कहा कि भारत ने टैरिफ और ऊर्जा आयात जैसे अहम मुद्दों पर लचीलापन दिखाया है और घरेलू राजनीति के दबावों के बावजूद एक संभावित व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब घरेलू राजनीतिक दबाव के बावजूद, पब्लिक के दबाव के बावजूद, इससे हमारा हौसला कम नहीं होगा, सरकार आगे बढ़ेगी। आगे चलिए, आगे बढ़ेगी तो आगे आप भी चलिए, चेंज करिए भाई। आरएसएस नेता राम माधव ने अमेरिका में कहा कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। एक एक पॉइंट समझिएगा, एक एक पॉइंट। भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि विपक्ष ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की थी। तो अब अमेरिका को और क्या चाहिए? ये कौन बोल रहा है? राम माधव, कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, रूस से तेल खरीदना बंद किया, और क्या लोगे भाई? सब तो दे दिया तुमको। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में एक उच्च स्तरीय पैनल में बोलते हुए राम माधव ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। अब ये करारा जवाब है। आप किसी घर जाओ, कहो आपने मेरी शर्ट भी उतरवा ली, जूता भी उतरवा लिया, मुर्गा भी बना दिया, अब और क्या चाहिए? और कहो कि हमने उसको करारा जवाब दे दिया है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं।
ये करारा जवाब अगर है तो ऐसा करारा जवाब नहीं चाहिए। ये बेशर्म मीडिया, आज आपकी आपसी भरोसे की बहुत बड़ी कमी है। हमें उस भरोसे को फिर से बनाने की जरूरत है। उन्होंने पहले के करीबी राजनीतिक तालमेल वाले दौर की तुलना में अब लोगों की सोच में आए बड़े बदलाव की ओर इशारा किया। आगे चलिए, चेंज करिए। वहीं इस दौरान अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्बल ने कहा कि यह तनाव सिर्फ नीतियों पर असहमति से कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने कहा इससे बहुत गहरी चोट लगी है, भारतीय दोस्तों को बहुत गहरी अंदरूनी चोट पहुंची है। भावनात्मक राजनीतिक कारण दोनों पक्षों की सोच को प्रभावित कर रहे हैं। आप सोचिए, अमेरिका का विदेश उप मंत्री भी कह रहा है कि भारतीयों को बहुत गहरी चोट लगी है। राम माधव ने इस दौरान कहा कि हम कहाँ पीछे रहे हैं। हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, उसके लिए तैयार हो गए। हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए, उसके लिए तैयार हो गए। विपक्ष की आलोचना का सामना किया, सब कुछ तो कर दिया आपके लिए। बस हम 50% टैरिफ झेलने के लिए भी तैयार हो गए। देखिए, ये इन्होंने कबूला है, 50% टैरिफ झेलने के लिए भी तैयार हो गए। यही तो नरेंद्र सरेंडर है, यही तो राहुल गांधी इतने दिन से कह रहे हैं। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, मतलब आपने सब किया, हम चुपचाप सहते रहे और हमने धैर्य बनाए रखा। और आज की तारीख में नई ट्रेड डील में भी टैरिफ को लेकर हम तैयार हो गए। तो फिर भारत कहाँ पीछे रहा? अब इसको रोके रहिएगा। नई ट्रेड डील में टैरिफ को लेके हम तैयार हो गए, 50% टैरिफ झेलने के लिए तैयार हो गए, ईरान से तेल खरीदना बंद किया, रूस से तेल खरीदना बंद किया। अब बताओ इसके अलावा क्या बचा है? बचा क्या है राम माधव, ये बता दो। आगे चलो भैया, आगे चलो जरा। अगर ये हो गया हो तो सुनवा दो 44 सेकंड। हाँ, सुनवा दो। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know earlier today, for example, we got into some of the history of the civil nuclear. इसके बाद मेरे पास सवाल नहीं है। हेमंत भाई, बिना सवाल का जवाब दे दो। इसके बाद बचा क्या भैया, बस इतने बता दो। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी बहुत ही भारी मन के साथ ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। लाल किले पे खड़े होके 100 साल में दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ का ढोल पीटने वाला व्यक्ति जो खुद को स्वयंसेवक बताता है, उसी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। ठीक, जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक जी ने इनके बारे में क्या बताया था, उनके यहाँ सीबीआई की रेड हुई, इनके यहाँ कुछ नहीं, कोई बात नहीं। जब ये बोल रहा है, आपने उसकी भावभंगिमाएं देखी, वो दांत निकाल के हंस के बात कर रहा है, यानी कि नरेंद्र सरेंडर कंफर्म्ड। ये कहां पे बोल रहा है आपको पता है? ये जो है श्रीमान जी, हडसन इंस्टीट्यूट में बोल रहा है, जो अमेरिका में व्हाइट हाउस है उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, जहां ट्रंप बैठता है उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर। और जैसा आपने बताया, वहां हमारी तमाम जो एम्बेसी है उसके सारे के लोग वो सारे सुन रहे थे। ये दांत निकाल करके वहां ये कह रहा है कि हमने आपके कहने से ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। उसके बाद जो 50% टैरिफ पे हम कुछ नहीं बोले, हमने पेशेंस रखी। और उसके बाद आप 18% जो आपने लगाया वो भी बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में, लेकिन हम ट्रेड डील करने को तैयार हैं। अगर ये सरेंडर नहीं है तो आशीष भाई क्या होता है, जरा ये बता दीजिए। और ये पुष्टि हो रही है ट्रंप के घर से चंद किलोमीटर की दूरी के ऊपर। ये डंका बजाने गया था और पूरी भाजपा, आरएसएस, आईटी सेल सब की लंका लगा करके आ गया। आप इन बातों को हल्के से मत लीजिएगा, इन दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका मतलब समझिएगा। आप 2022 से 25 तक सस्ता रशियन तेल ले रहे थे, देश के खजाने को कितना लाभ हो रहा था। ठीक, आपने लोगों को तो 1 पैसे की कोई छूट दी नहीं। ठीक, और उसको छोड़ करके आप महंगा तेल कहां से खरीदेंगे? अमेरिका के कहने से वेनेजुएला से। ठीक, तो हर साल लाखों करोड़ रुपए का नुकसान। जो भारत एवरेज 2.92%
टैरिफ देता था अमेरिका को, वो पहले 50% पे, जो ये बता रहा है और सारे देश को पता है, पूरा विपक्ष कह रहा था, पहले 50 पे कुछ नहीं बोले और अब 18 पे भी टैरिफ डील करने को बाध्य हैं और हंसी हंसी स्वीकार करा दांत निकाल करके। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश का जो खजाना है ये मेरे आपके टैक्स का है। क्या कारण है कि ये लोग वहां बोल नहीं पाते? आप इसकी बातचीत से समझिए कि जब ये एकेडमिशियंस के बीच में बैठ के इस तरह से बात कर रहा है तो सोचिए इनका जो गुरु है डंकापति, वो ट्रंप के सामने कैसे खड़ा होता हो। इस आदमी के चेहरे पे आपको कोई रिमोर्स दिख रहा है कि हमने गलत कर दिया? नो, ही सिंपली एंजॉयिंग इट। जो ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी है, विजय चौथाईवाला भी था इस कार्यक्रम में, बड़े बड़े देशभक्त राष्ट्रभक्त जो कथित राष्ट्रवादी हैं वो सारे के सारे थे। अब इनके राष्ट्रवाद की पिछले 1 साल की छोटी सी गाथा सुन लीजिए, फिर मुख्य मुद्दे पर। ट्रंप ने भारतीयों को, हजारों भारतीयों को अमेरिकन आर्मी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर हथकड़ियां और बेड़ी बांध कर भेजा। एक शब्द निकला क्या? ट्रंप ने भारत को टैरिफ का आतंकवादी कहा मोदी के सामने? कुछ कहा? सबसे पहले सीज फायर का ट्वीट किया? कुछ कहा? सबसे पहले उसने क्या किया कि जो हमारा जो देश की मोदी जी के सामने, मोदी के बारे में जो वो था कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, भारत की तरफ से कोई जवाब आया? कल भारत को नरक बताया, भारतीयों को लैपटॉप वाले गुंडे बताया। आपकी तरफ से क्या जवाब आया? पहले तो ये कहा कि हमने नोट कर लिया है, अभी मुझे इतना ही कहना है। और उसके बाद क्या कहा कि ये कम ज्ञान के आधार पर गलत बात है, ये खंड उसका वो कर दिया। और ये मोदी 2014 से पहले का मोदी मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा करते हैं, ठीक? और मनमोहन सिंह ने, जो इंडियन डिप्लोमेट थी, उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद जो अमेरिकन एम्बेसी का दिल्ली में बुश भरा था, सब कुछ बंद करवा कर पुलिस लगा दी थी, सारी सिक्योरिटी हटा दी थी, जीभ निकलाई थी बाहर और अमेरिका के विदेश मंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी। जो कल ट्रंप ने किया है, क्या वो 3 शब्दों के लायक था? वो भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से। यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को लैपटॉप वाले या भारतीयों को लैपटॉप वाले आतंकी बताएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति कहेगा कि मैं जब चाहूं मोदी का कैरियर खत्म कर सकता हूं? कोई आवाज निकली क्या? ये इनका राष्ट्रवाद है। जो अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, वो देश की क्या इज्जत बचाएंगे? और इनकी बकवास सुनिए जो ये बंगाल में करते हैं, ये जो असम के अंदर करते हैं, जो ये चुनाव के अंदर करते हैं, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। रोना आता है इनकी बात सुनकर के, जो कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है। कितने जाहिल तरीके से, शर्मनिरपेक्षता के साथ ये आदमी दांत निकाल करके ये बातें कह रहा है। इसको कोई भी किसी तरीके का वो नहीं है कि हमने गलत कर दिया, किसी भी तरीके का एंजॉय कर रहे हैं। भारत ने रूस से तेल आयात करने के मामले पर, ईरान से तेल बंद करने के आयात पर कांग्रेस को 2 साल तक क्या कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी, कहा ना? और अब खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने आपके कहने से बंद कर दिया। कहा कि नहीं कहा इसने? आज जो हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर कहा, वो सारी की सारी चीजें अपने आप में सब कुछ कह देती है। अब मुद्दों पे आ जाइए। सस्ते तेल से भारत की सरकार को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही थी, ठीक? वो पैसा कहीं ना कहीं देश में आ रहा था ना, आम आदमी को राहत मिली अच्छी नहीं मिली, देश का तो बच रहा था। 2 लाख करोड़ आशीष भाई थोड़ी अमाउंट होती है क्या? अकेले रशियन ऑयल की बात कर रहा हूं। एक विदेशी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए आपने पूरे की पूरी जो देश की ऊर्जा संप्रभुता, रणनीतिक स्वायत्ता और 2 लाख करोड़ रुपए की बचत को त्याग दिया। राष्ट्र विरोधी कौन है? कांग्रेस थी आपको है? इसलिए मैं कहता हूं ये अनर्थ शास्त्री है। इनको संप्रभुता का से नहीं पता, इनको सोवर्निटी का एस नहीं पता, और इनको राष्ट्रवाद का एन नहीं पता, आर नहीं पता। ये केवल और केवल इसी लफाजी के साथ इस देश को मूर्ख बना रहे लगातार। और जब आज चारों तरफ से घिर गया भाई बुरे तरीके से, जब नाक कटगी सब जगह और मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, तो तत्काल प्रभाव से क्या किया? माफी मांग ली। जो इनका खानदानी काम है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हो सके तो ट्वीट भी दिखा दीजिएगा, मैंने भेजा था आपको, फिर आगे चलेंगे। जो दिखा दीजिए, भाई साहब ने माफी वाला ट्वीट दिखा दीजिए, तभी आगे बढ़े। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। ये तत्काल माफी है। ये अंग्रेजी वाले साथी ये पढ़ लें, मैं हिंदी में बता देता हूं। राम माधव जी ने भी 1 घंटा पहले माफी मांग ली है, और जिसने वो ट्वीट किया था उसको रीट्वीट करते हुए मैंने जो कहा वो गलत था। भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने पर कभी सहमति नहीं जताई। सोच लीजिए, क्या समझे?
साथ ही उसने 50% टैरिफ लगाए जाने का पुरजोर विरोध किया। कब किया था जरा बता दो। माफी में भी झूठ बोल रहा है। भारत ने कब विरोध किया, मुझे दिखाओ ये घटना। मैं दूसरे पैनलिस्ट के तर्क का सीमित खंडन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तथ्यात्मक रूप से वह गलत था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कर लीजिए, क्या करेंगे आप। इस आदमी ने जो कुछ पहली बार सच कहा था, सच बताया। देश के लिए कड़वा है, मोदी के लिए कड़वा है, भाजपा की, संघ की, राष्ट्रवाद की पोल खोलता है, उनका ढक्कन फाड़ देता है, सारी बात ठीक है। पहली बार सच कहा और सच के लिए माफी मांगी। झूठ के लिए माफी कभी नहीं मांगते, क्योंकि झूठ तो सुबह से शाम तक फैलाते हैं। पहली बार सच बोला और सच के लिए माफी मांगी। सोचना है आपने कभी। ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये डॉक्टर सतपाल मलिक जी अब इस दुनिया में नहीं। क्या बताया था उन्होंने कि कश्मीर का ये प्रभारी था ये श्रीमान जी, और जितने भ्रष्टाचार के घोटालों के आरोप उन्होंने लगाए थे, कि ये आया था सुबह सुबह बिना नहाए राजभवन के अंदर। याद होगा ना आपको सतपाल मलिक साहब का। और उसके बाद मलिक साहब 80 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति, बीमार आदमी, उनके घर पे रेड हुई और इस भाई से आज तक पूछताछ, इसको नोटिस भी नहीं दिया गया। ये राष्ट्रवाद होता है। अब आप जो जितनी भी चीजें कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जो अमेरिका की शर्तें आशीष भाई अब तक भारत ने वो है, उनकी एक बहुत बड़ी लागत है, उनका भी आकलन कभी कभी होना चाहिए। यदि भारत ने 2019 से 2025 के बीच रियायती दर पर मिलने वाले जो ईरानी तेल था या वेनेजुएला का तेल खरीद जारी रखी होती, जैसा कि उसने रूस की तेल 2022 से 25 लिया, अब बंद किया है, तो सरकार अरबों खरबों डॉलर बचा सकती थी। 2 लाख करोड़ तो अकेले रशिया वाली बता रहा था मैं आपको एनुअली। यहां तो ईरान और वेनेजुएला दोनों से बंद किया था। वेनेजुएला भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ी अमाउंट है वहां पे। तो सरकार अरबों खरबों डॉलर बचा सकती थी और देश का जो रणनीतिक ऊर्जा भंडार है वो चीन की तरह बड़े पैमाने पर बढ़ा सकती है, जो आज संकट काल में काम आता। किसने रोका था मोदी को? समझिएगा इस बात को। इस देश को ये अपने पर्सनल फिफ्डॉम की तरह चला रहे हैं, जैसे ये देश जो है किसी की बपौती हो। यदि भारत ने चबाहर बंदरगाह पर लगे प्रतिबंधों का पालन नहीं किया होता, जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ना, क्यों चीन ने कोई प्रतिबंध माना आज तक? आपने हजारों करोड़ रुपए लगाया और उसके बाद जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया उसको मान लिया। तो आज ईरान में रेल और सड़क अवसंरचना का निर्माण किया होता, ईरान के बंदर अब्बास से होकर गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC योजनाओं को नहीं रोका होता, तो उसके पास आज ऐसी कनेक्टिविटी हो सकती थी जब आपको हारमुज से आने जाने वाले वायात पर निर्भरता ही नहीं रहती या बहुत कम हो जाती। ठीक, ये ट्रंप के सरेंडर के लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा भारत द्वारा अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन करने से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र के बहुपक्षीय जनादेश की हर तरफ से कमजोर किया गया है। यह है भारत की विदेश नीति का सच। इसको मना करके दिखाए। कल्पना कीजिए आशीष भाई, इस देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री कितना ही कमजोर होता, कितना ही अल्पमत का होता, जो भी स्थिति होती, क्या वो ये करता? और 12 साल से, माफ कीजिएगा, आपने वो दिखा दी खबर वो पमेरियन की, आप हद देखिए यार, उस खबर के अंदर क्या है, रेडिंग में क्या लिखा हुआ, करारा जवाब दिया। जवाब है वो, सरेंडर को करारा जवाब लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं आशीष भाई, मैं मर गया मुझे बचा लो, आप खबर छपवा रहे हो क्या? ये हेमंत खत्री ने पता नहीं तीर मार दिए कद्दू। मतलब ये आप समझिए, इस देश को आजाद कराने में तब के मीडिया का क्या हाल था और आज इस देश को अमेरिका का गुलाम बनाने के लिए आज के मीडिया का क्या हाल है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत गहरे मंथन की बात है इस देश के हर आदमी को। और जो ये भक्त घूमते हैं उनको जरा अंदर जाके देना चाहिए। अकेले रूसी ऑयल से 2 लाख करोड़ रुपए का साल का नुकसान कहां से भरपाई करोगे? मेरे रात की जेब पे डाका डालकर। आज एयरलाइंस के किराए देखे आपने? ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बीच में 2 मिनट ले लेता हूं। 2 लाख करोड़ रुपए सालाना सिर्फ ये राम माधव के कबूलनामे पे मैं कह रहा हूं, राम माधव के कबूलनामे पे। रूस से तेल खरीदना किसके कहने पे बंद किया? अमेरिका के कहने पे। आज तक तो हम हेमंत खत्री कह रहे थे तो हम लोग तो देश से निकालने वाले थे आप लोग हमें, कि निकल जाओ, देशद्रोही हो तुम लोग, पाकिस्तान से सीखो। आज राम माधव जो पितृ संस्था है, पितृ संस्था के पूत, वो बता रहे हैं अमेरिका में बैठ के बता रहे हैं कि आपके कहने पे हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया। यानी साल में 2 लाख करोड़ रुपए का जो हमें फायदा हो रहा था, 2 लाख करोड़, वो हमने छोड़ दिया सिर्फ आपके कहने पर। भारत का
अभी जो 2025-26 का 26-27 का बजट पेश हुआ है, उसमें हेल्थ का बजट कितना है हेमंत भाई पता है? 1,06,000 करोड़ रुपए। 1 लाख, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, इस 143 करोड़ लोगों के भारत में हेल्थ सेक्टर का कुल बजट 1,06,000 करोड़ रुपए है, और आपका राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लाख करोड़ रुपए पानी में, समंदर में बहा देता है अमेरिका के कहने पर। नहीं जी, हम नहीं कमाएंगे, हमको नहीं चाहिए फायदा, देश जाए चूल्हे भाड़ में, हम नहीं लेंगे। आपने धमकी दे दी, एक बार मना कर दी। देश का एजुकेशन का बजट, जो किसी भी देश को विकसित देश में तब्दील करता है, शिक्षा, देश के शिक्षा का बजट 1,39,000 करोड़ रुपए है। 1,39,000 करोड़ रुपए। हमने साल का कितना लाभ अपने देश का गंवा दिया अमेरिका के धमकी में? 2 लाख करोड़ रुपए। आप सोच लीजिए, जितना हमारा हेल्थ का और एजुकेशन का, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। जिस जमाने में फिल्मों में आज जैसे नहीं वो था, तब भी रोटी कपड़ा और मकाने बनता था। स्वास्थ्य शिक्षा, इस हर आदमी यही 2 चीज के लिए मरा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ा ले और परिवार स्वस्थ रहे। इन दोनों का ज्वाइंट बजट जितना है, करीब करीब 2,46,000 करोड़ रुपए, 2,45,000 करोड़ रुपए, उतना तो हमने साल का पानी में डाल दिया नरेंद्र मोदी के कंप्रोमाइज होने की वजह से। प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए। कंप्रोमाइज नहीं है तो हेमंत भाई आप बताइए मुझे, अभी से मैं मुंह बंद कर लूंगा। अगर कंप्रोमाइज नहीं है तो हमसे आप कह दीजिए कि भाई किसी से ऐसा, हम मान लिया हमको कहीं से हम कमा रहे हैं महीने 50,000 रुपया, या तो मुझे 55,000 रुपया दोगे तब हम आपके साथ आएंगे, 55,000 दोगे, नहीं तो हेमंत अत्री कहने पे मैं 50,000 रुपया मुझे कोई दे रहा है, मेरा घर परिवार चल रहा है, बच्चे फीस चल रही है, सब चल रहा है, और 50,000 रुपया मैं कैसे आपके कहने बंद कर दूंगा? तभी बंद कर सकता हूं 50,000 रुपया लेना कि आपके पास मेरी कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसा राज है कि जो आप खोल दें तो मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़ दें, समाज भी मुझे थू थू करके बहिष्कृत कर दे, तभी मैं छोड़ दूंगा कि यार भूखे रह लो, बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा, प्राइमरी में पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा, परचून की दुकान पे नौकरी कर लेगा, लेकिन हेमंत अत्री ने कहा है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तभी तो होगा। आशीष भाई देखिए, आपको थोड़ा सा सबको देखना पड़ेगा, विपक्ष को भी देखना पड़ेगा। अभी तक राहुल गांधी कह रहे थे नरेंद्र सरेंडर, आज के बाद केवल यहां तक बात नहीं रहेगी। अकेला नरेंद्र सरेंडर नहीं है, पूरा आरएसएस भी सरेंडर है, क्योंकि वो, उसको पता है इस बात का कि हमने ये काम किए। खुद कह रहा है, आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है, भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव, अमेरिका में बैठ करके कह रहा है कि हमने ईरान से बंद किया। इसका मतलब वो सारे के सारे पार्टनर इन क्राइम है या नहीं? नहीं तो आवाज उठानी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। राष्ट्रवादी हो ना भैया। भारतीय जनता पार्टी कंप्रोमाइज हुई कि नहीं हुई? भाजपा का भी राष्ट्रीय महासचिव हुई, आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है। एक समय जब अपन संपादक थे दिल्ली में, उस समय ये भाजपा का, उसका आरएसएस का प्रवक्ता होता था, मुख्य, उसका चेहरा था ये, उसका चेहरा था ये। और आज वो अमेरिका में बैठ करके क्या कह रहा है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे चेक कर दीजिएगा। साफ तौर पर उसने कहा कि मोदी के शासन में भारत ने अपना आत्मसम्मान खो दिया है, हाँ या ना? और अमेरिका और ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। जो उसके कहने का मतलब है वो ये है या नहीं? ठीक। अमेरिका में से पूछ रहे कि हुजूर अब क्या कमी रहेगी, उसने कहा नहीं व्हाट एल्स यू वांट, और पूछ रहा है अभी कि और क्या चाहिए आपको? आपके कहने पर हमने ये सब कुछ कर दिया, आखिर कमी कहां रह गई, ये पूछ रहा है वो। मैं बताता हूं कमी क्या रहेगी। रीढ़ की कमी है, ठीक। आपके पूरे संगठन के अंदर रीढ़ की कमी है, आपके संगठन के अंदर देश प्रेम की कमी है। राष्ट्रवाद का झंडा उठा के घूमते हो और सुबह शाम तक वोट मांगते हो, सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही तुम हो, जो देश के खजाने पे डाका डलवा दिया ताकि तुम्हारी कुछ कमजोरियां बाहर ना आए, तुम्हारे नेता की कमजोरियां बाहर ना आए। वो झुकाते गए और आप झुकते चले गए। मेरा तो सवाल आशीष भाई एक लाइन का है कि आप झुके क्यों? कोई तो कारण होगा ना, ऐसे तो कोई नहीं झुकता। और उन्होंने तुम्हें तो झुकाया नहीं, उन्होंने झुकने के लिए कहा, तुम रेंगने लगे और अब भी रेंग रहे हो। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज ए कैंडिड एडमिशन बिफोर यू।
ये 44 सेकंड के वीडियो को आप यूं ही मत मान लीजिएगा, माफी मांग लो या कुछ भी मांग लो, ये सच है। और इस सच के लिए राहुल गांधी को संसद में मुंह नहीं खोलने दिया जाता है, और इनकी चले तो बाहर भी ना खोलने देंगे, पॉलिटिकल रैलियों में ना खोलने देंगे, अखबारों में ये कभी खबर नहीं छपती। देख तो लिया आपने, करारा जवाब दिया, सरेंडर को करारा जवाब कर रहे हैं बेहुदे, इसलिए मैं उनको चंपादक कहता हूं, फिर आप मुझसे गुस्सा करते हैं। चंपादक ही है वो कलंक है इस देश की पत्रकारिता पर। इस देश का बड़ा अखबार है कहने को ये प्रचार पत्र के अलावा कुछ नहीं है। जो भी कुछ हो जाए, भाजपा, संघ, मोदी, इनके खिलाफ बोलना ईश निंदा है। और कहा, मुझे आप एक बात बता दीजिए, इस पूरी खबर आपने पढ़ के सुना दी, इसमें करारा क्या है मुझे ये बताइए। करारा सरेंडर तो है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। पढ़ते हुए भी होठ कांपते हैं इसको पढ़ने के लिए, दिमाग सुन हो जाता है कि क्या था वो दौर, इंदिरा गांधी डिनर छोड़ के आ गई थी, याद है आपको, फोन पे क्या कहा था। आज वो तो देशद्रोही है, हर संसद में हर भाषण उनके बिना कभी पूरा नहीं होता, नेहरू से इंदिरा गांधी के अलावा। उनको जाए भी दुनिया से, एक को 62 साल हो गए, एक को 42 साल हो गए, ठीक। और ये राष्ट्रवादी है, अब माफी मांगता फिर रहे। सच के लिए माफी क्यों? अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो खड़े होके कहो कि मैंने सच बोला है। क्यों? क्योंकि उसमें मोहन भागवत का भी राष्ट्रवाद एक्सपोज होता है। आपको क्या लगता है जिस बात का इसको पता है मोहन भागवत को नहीं पता? जिनके आप नाम ले रहे थे, मैं तो जानता नहीं बहुत सारों को, इनको किसी को जानने की जरूरत भी नहीं है, भगवान करे ना ही जाने, उन सबको नहीं पता। और वो राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीटते फिर रहे। 4 दिन पहले क्या कर रहा था मोहन भागवत कि भारत विश्व गुरु बनेगा और हम लट लेके बाहर खड़े होंगे। तो इसको समझा रहा था अपने विश्व गुरु को, एक बार रोक लो ना, कि देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए अकेले रशियन तेल, आप ईरान के ऑयल का तो जिक्र ही नहीं कर रहे आप। ईरान इंडियन करेंसी में उधार में तेल देता था आपको, आपके ही बैंकों में पैसे रखता था, केवल हमारी शर्तों पे। सऊदी के जितने देश हैं गल्फ के, जीसीसी के सारे डॉलर में पैसे लेते हैं। अकेला ईरान था, 90 दिन की उधार करता था, आपके बैंकों में पैसे रखता था, किसी करेंसी में पैसे दे तो कोई बात नहीं। आज ईरान के सुप्रीम लीडर की जघन्य हत्या कर दी गई, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, आया ना है? ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादी है। कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ बोलते हैं ये लोग, आप कल्पना कीजिए एक बार आशीष भाई। ये देश जो है ना, वी डिजर्व मच बेटर। राष्ट्रवाद कहने की चीज नहीं है, राष्ट्रवाद साबित करने की चीज है, वो आपके एक्शन से साबित होता है। वो जो इसने करके दिखाया है राम माधव ने, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर सिर्फ एक बात याद रखिएगा मेरी, यही बात अगर राहुल गांधी कह दे तो विदेश में जाकर के क्या कहेंगे पूरे भाजपाई? खाल उधेड़ देंगे भाई साहब पूरा पवेलियन मीडिया। क्या कहेंगे कि देश की नाक कटा दी, देश विरोधी बातें करता है। इसने तो राष्ट्र प्रेम की बात की है, दिखाओ ना, इसलिए दिखा नहीं करारा जवाब। उसको कवर अप करने का तरीका, वो माफी मांग रहा है। आशीष भाई आप अपने कथन के लिए माफी मांग रहे हैं और मैं लिख रहा हूं कि आशीष चित्रांशी का करारा जवाब। अद्भुत। ये बात राहुल गांधी ने कही, ये बात राहुल गांधी कह दे विदेश में, मुलायम सिंह यादव कह दे, प्रियंका गांधी, वो भी तो महासचिव है ना प्रियंका गांधी, ये भाजपा का महासचिव है, प्रियंका गांधी कांग्रेस की। अगर वो ये विदेश में जाके बात कह दे तो सारे संघी ट्रोल सेना क्या कहेंगे? देश की नाक कटा दी। वो मोदी का विरोध करते हैं, भारत का विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता। और ये सरेआम बता रहा है कि हमने सरेंडर किया है, और बताइए क्या कमी रहेगी? ठीक। और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। यू टेक इट फ्रॉम मी। चर्चा किस पे होगी कि मोदी ने नदी में, सुबह से देख रहे हो नदी में क्या किया है? हमने दिखा दिया क्या किया, बताइए आप। नदी में मोदी नदी में उतर गए। अरे भाई साहब मैं बताऊं, मुझे मनमोहन सिंह का एक स्टेटमेंट याद आ गया आज। मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब इतिहास मेरा मूल्यांकन करेगा तो उदार होगा। और ये हकीकत है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में जब थे तो इन्हीं भाजपाइयों ने, इस देश की मीडिया ने, उस दौर में मीडिया को ऐसे, मीडिया हर दौर में थोड़ा बहुत मैनेज रही सत्ता से, हर दौर में, इसको मैं नहीं नकार सकता, लेकिन यही मीडिया थी कि सुबह आंख खुलती थी और रात के सोने तक इस देश में जन आंदोलन खड़ा करवाती थी। ये मीडिया थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में भाजपा के साथ थी। इस देश का जो है
जो जागरूक वर्ग है, मतदाता है, सिविल सोसाइटी, कथित सिविल सोसाइटी, सारे मिलकर के मनमोहन सिंह को जितना कोसा, आज तक शायद किसी प्रधानमंत्री पर ऐसा नहीं अटैक हुआ हो। उन्होंने कहा था एक बात कि इतिहास जब मूल्यांकन करेगा, उनको भरोसा था तो उदार होगा, और वाकई जब मूल्यांकन इतिहास ने किया तो ये नरेंद्र मोदी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जिसका अपना सर्टिफिकेट लाल और काला 2 रंग के स्याही से पोता हुआ है, अक्षर बनाए नहीं है उस पे, उससे तो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मनमोहन सिंह को। इस देश का आदमी जब निधन हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो पता चल गया कि इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। और मैं आज कह रहा हूं, यही इतिहास आज आप कितना भी हीरोइक इमेज बना लो, कितना भी आप उड़ा दो, मैना पे बिठा के मोदी को, मोदी और मैना की जोड़ी, यही इतिहास ये देखिएगा आप, दुनिया में एक और व्यक्ति का मूल्यांकन किया था इस इतिहास ने, उसका नाम नहीं लिया जाता है, दूसरा व्यक्ति हमारा होगा, इतिहास मूल्यांकन करेगा। और यकीन करिए, नाम लेना भी, एक बार जो आदमी नाम लेने को सोचेगा ना, एक बार फिर से अपनी जुबान को रोक लेगा, जीभ को मोड़ लेगा वापस कि नाम नहीं लेना है। ये देखिएगा, बहुत कठोर शब्द में बोल रहा हूं, इतिहास मूल्यांकन करेगा, इतना भरोसा मुझे है वर्तमान पर, लोगों पर कि ये कर देंगे, समझदार हैं। अरे क्या ये लोग समझदार हैं? समझदार होते, ये कह तो रहा है कि सरेंडर, ये कह तो रहा है राम माधव नरेंद्र सरेंडर, अब इससे ज्यादा क्या कहें, इससे ज्यादा क्या कहें? 44 सेकंड में ये साहेब के राष्ट्रवाद के चीथड़े उड़ा दिए, चीथड़े। नहीं आशीष भाई, 12 साल की रिपोर्ट कार्ड है ये, 12 साल के वैश्विक दंगे का रिपोर्ट कार्ड है ये, केवल ये मान लीजिए। जो दुनिया में डंका बजाते फिरते थे ना, 780 करोड़ रुपए के आसपास का डंका बजाया दुनिया में, 10 साल का डिटेल आई है अभी। हर घंटे लाखों रुपया खर्च होता है गरीब माँ के बेटे का, और उसका जो लब्बो लुआब है वो इन 44 सेकंड में आपने दिखाया है। अगर अब भी डंका बजे, और जिसका आपने जिक्र किया ना, उसका पूरे यूरोप में नाम नहीं लिया जाता, और उसके जाने के बाद उसकी पार्टी का क्या हाल हुआ था, उसका कोई मेंबर नहीं मिला था, पदाधिकारी तो छोड़ दीजिए, इस बात को मत भूलिएगा। आप देखना ना, वो भी वक्त आएगा, और यह भी आप नोट करिए। अभी तो मैं एक खबर और लाऊंगा, एक खबर और, अभी जितना आपने दिखाया ना सरेंडर, अभी एक और जगह सरेंडर होने जा रहा है, एक और सरेंडर की तैयारी है, पटकथा आ गई है, और मैं इसी गोदी मीडिया के हवाले से दिखाऊंगा। इसने लिखा है मास्टर प्लान, सरेंडर को मास्टर प्लान, शब्दकोश ही बदल दे रहे हैं ये सब, सरेंडर को मास्टर प्लान लिखा है, वो खबर अलग है, हम खबर लाएंगे उसको, सरेंडर को मास्टर प्लान, कल्पना करिएगा। ये इसको हकीकत बात है, हम रिपीटेशन की कीमत पे आखिर में बोलते हैं। आप बताओ, हम अपने किसी कुकर्म के लिए माफी मांग रहे हैं यहीं बैठ करके, और यहीं पर हेमंत भाई कहें कि नहीं आशीष चित्रांशी जिंदाबाद, क्या कमाल कर दिया। अरे यार, करारा जवाब, मुंह तोड़ के दिया जवाब, और सामने वाला माफी मांग रहा है। अच्छा, एक बात और है, आपने कहा था सच पर, आज तक हमेशा सच के लिए ही इन्होंने माफी मांगी है, हमेशा। सावरकर ने जब भी सच बोला तो माफी मांगी ना, सच बोला था अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे, उत्पीड़न कर रहे थे, हमारे देश को गुलाम बनाए थे, हमारे देश को रौंद रहे थे, वो बोल दिया था तो माफी मांगा था ना। एक नहीं कई चिट्ठियां 1911 से 1921 के बीच में चिट्ठियों की झड़ी लगा दी थी माफीनामे की। तो ये सच पे ही माफी मांगते हैं, झूठ पे माफी नहीं मांगते, इसमें कुछ भी नया नहीं, इतिहास है इनका सच पे माफी मांगने का, सच पे ही माफी मांगते हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं, और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, खबरें हैं, उनको लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।